गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का लर्न स्प्रेड चैनल में। वेलकम टू दी फाइटर सीरीज का आज डे 7 है। आज है फाइटर सीरीज का डे 7, जहां हम लोग करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही इजी चैप्टर है, लेंदी है लेकिन बहुत इजी है। और जो चीजें हैं ना, वो सारी की सारी चीजें तुम्हें एकदम रियलिस्टिकली समझ में आएगी, है ना। और बहुत इजी चैप्टर है। आप इसके अंदर सेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। बेसिकली चैप्टर का नाम ही वो है कि इंडियन इकोनॉमी के, इंडिया की इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, है ना, उनके बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, किस तरह से प्रोडक्शन काम करता है। कोई अगर प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे अगर ये कैलकुलेटर बन रहा है, हाँ, तो इस कैलकुलेटर को बनने के लिए किन सेक्टर से गुजरता हुआ ये कैलकुलेटर मेरे हाथों में आया है ना। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ये तीन टाइप के सेक्टर्स होते हैं, उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को। एंड पब्लिक सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्यों गवर्नमेंट सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी हम समझने वाले हैं चैप्टर के अंदर। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की किस तरह से मदद की जा सकती है ना, किस तरह से बिखरे हुए हैं उन्हें एक साथ समेटा जा सकता है। ये सारी चीजें आज हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया मैंने तुमने आपको। अब हम लोग सीधे चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। ऑल्सो आज डे 7 है ऑफ द फाइटर सीरीज। आई होप आपने सारी वीडियोस देख ली होगी, है ना। और अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, है ना। जाओ और फटाफट से देख दो, है ना। पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स के पूरे चैप्टर्स को हमने डिटेल में कवर करवा रखा है विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी लेक्चर हो सकता है ये, बिकॉज थोड़े से लेंदी चैप्टर है ये। आओ, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जहां जहां हमें रुकना है वहां हम रुकेंगे, और जहां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हम वहां भगा देंगे। ठीक है, इकोनॉमी क्या होती है? इट इज सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच द मनी, इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ द कंट्री एंड और द रीजन आर ऑर्गेनाइज। क्या बोला? इकोनॉमी इट्स सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच द मनी, इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ द कंट्री आर ऑर्गेनाइज। एक्टिविटीज दैट जनरेट सम इकोनॉमिक इनकम आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम सब जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी किससे बेस्ड है? मनी, इंडस्ट्री, ट्रेड, है ना, और द रीजन जहाँ पे वो बन रहा है ना, ट्रेड ऑफ द कंट्री। और जो इनकम जनरेट हो रही है, उस इनकम को हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक इनकम, इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। अगर किसी चीज से कोई भी काम कर रहे हो जिससे तुम्हारा पैसा जनरेट हो रहा है, अगर लीगल काम है और उससे पैसा जनरेट हो रहा है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स, है ना, जो कॉल्ड एज सेक्टर्स, है ना। और अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, है ना, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लोग काम कर रहे होते हैं, अलग अलग वर्क कर रहा होता है हर एक सेक्टर। एंड वहां से जो इनकम जनरेट होती है वो टोटली तुम्हारी इकोनॉमिक जो है यहाँ पे एक्टिविटी कहलाई जाती है, और इकोनॉमिकली तुमको ग्रोथ मिलती है। ठीक है, अब हमने इन सेक्टर्स को कुछ इन इतने हिस्सों में बांटा गया है। हम लोग इतने सेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। आ जाओ, हम सीधे स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बेसिस पे मैं कहूंगा कि अगर ये कैलकुलेटर है, ठीक है, लेट्स सपोज ये कैलकुलेटर है, तो अब इस कैलकुलेटर को बनने के लिए ये कैलकुलेटर किस तरह से बन के मेरे हाथों में आया, ठीक है, कितने सेक्टर से होता हुआ ये मेरे हाथों में पहुंचा है। तो ये तीन सेक्टर से होता हुआ मेरे हाथों में पहुंचा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तीन सेक्टर से होके ये प्रोडक्ट मेरे हाथों में पहुंचा है ना। तो इन तीन सेक्टर्स के क्या काम है, मतलब हमको देखना है क्या। ठीक है, मतलब कि ये जो तीन सेक्टर्स है, तो बताता है कि प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है। इस कैलकुलेटर का प्रोडक्शन, कैलकुलेटर बना कैसे है ना। जमीन से तो निकला नहीं है ना, उसको बनाया गया है, किस तरह से बना है, किस तरह से तुम्हारे पास पहुंचा है। इनको इन तीन सेक्टर्स के अंदर क्लासिफाई किया गया। पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से गुड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए। बेसिकली ये रॉ मटेरियल्स का काम करता है, क्या? प्राइमरी सेक्टर। ठीक है ना। When we produce goods or exploiting natural resources, it's an activity of primary sector. It forms the base of all other five sectors and is subsequently made. मतलब कि इस बेसिकली बेस की तरह काम करते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर के लिए। प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सेक्टर, ठीक है, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स प्रिपेयर होता है ना, मतलब नेचुरली रॉ मटेरियल्स को उगाया जाता है ना, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अभी नेचुरल रिसोर्सेज सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं होते, फिशिंग भी होती है, डेयरी भी होता है, ठीक है, फॉरेस्ट्री भी होती है, ये सारे आते हैं इसके अंदर। और इसको एज़र हम लोग प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं इसी वजह से। देन हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर मतलब अब प्राइमरी सेक्टर हम लोग एक एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज विल टेक एग्जांपल ऑफ एप्पल जूसेस। ठीक है, हमने पैक्ड जूस की बात करते हैं। ठीक है, तुम मार्केट जाते हो, तुमने देखा होगा कि पैक्ड जूस आते हैं, एप्पल जूस, एप्पल का फ्रेश जूस इन द पैकेज। ठीक है, तो हम लोग उसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लो कि एप्पल्स पहले उगाए, ठीक है, एग्रीकल्चर के थ्रू एप्पल्स उगाए गए, है ना, एप्पल्स को कलेक्ट किया गया। अब वो क्या है, वो प्राइमरी सेक्टर में काम हो रहा है। वो कहाँ काम हो रहा है? वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम हो रहा है, जहाँ पे एप्पल्स को उगाया जा रहा है ना, ग्रोथ की जा रही है और एप्पल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया प्राइमरी सेक्टर के अंदर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा? सेकेंडरी सेक्टर में वही एप्पल्स जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आएंगे, ठीक है, और उनको प्रोसेस करके
वहाँ पे एप्पल जूस बनाया जाएगा एंड उसे पैकेट में पैक किया जाएगा। ठीक है? तो ये काम कहाँ होता है सेकेंडरी सेक्टर में। मतलब बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स होता है प्राइमरी सेक्टर के, उनको यहाँ पे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करके, है ना? फर्दर प्रोसेस करके उनको एक फिनिश गुड्स बनाया जाता है। ठीक है? फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं एंड देन उसको कंज्यूमर्स को सेल किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है कि वो कंज्यूमर को सेल हो जाए। ठीक है? मतलब कि अब एप्पल जूसेस थे, एप्पल हमने कलेक्ट करे प्राइमरी सेक्टर में, उसको लेके आया गया सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, है ना? उनको इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज के अंदर प्रोसेस किया गया, उनका जूस निकाला गया और एप्पल जूस बना करके उसको पैकेट में जो है पैक कर दिया गया, है ना? ताकि वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो सके कंज्यूमर्स तक पहुँचने के लिए। वही बात इसके अंदर बताई गई है। पढ़ लेना, ठीक है? वही बात बताई गई है और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? देन हम बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर की। तो टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? टर्शियरी सेक्टर इन दोनों सेक्टर की हेल्प करता है। कौन से? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अगर किसी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने मिली है, तो वो कौन-सा सेक्टर है? टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों के लिए काम करता है। मतलब कि क्या होता है? ये होता है सर्विस सेक्टर। इसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर, जहाँ पे किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। है ना? जहाँ पे कैलकुलेटर बनने के लिए या फिर जहाँ पे एप्पल को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्किल्स काम करती है। है ना? ये सर्विसेज सेक्टर है, यहाँ पे स्किल्स काम करती हैं। है ना? यहाँ पे जैसे कि अगर अब हमने एप्पल जूस का एग्ज़ाम्पल लिया, ठीक है? प्राइमरी सेक्टर में मैंने एप्पल उगाए, ठीक है? सेकेंडरी सेक्टर में ला करके हमने उसका जूस बना दिया। ठीक है, उसको यहाँ पे पैकेज में पैक करके तैयार कर दिया कंज्यूमर्स को बेचने के लिए। लेकिन कंज्यूमर्स को बेचेगा कौन? कंज्यूमर को बेचेगा कौन? टर्शियरी सेक्टर वाले। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर वाले। वो लोग ट्रक में भरेंगे, ठीक है, ट्रक में सामान भरेंगे और लेके जाएँगे रिटेलर के पास। ठीक है, और वहाँ से कंज्यूमर्स को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर का काम ये होता है। द थर्ड कैटेगरी ऑफ द एक्टिविटीज़, है ना, आर क्लासिफाइड इंटू टर्शियरी सेक्टर। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। है ना, यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे सर्विस का काम है। दिस सेक्टर प्रोड्यूसेस सर्विसेज, ये सर्विस प्रोड्यूस करता है, व्हिच हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्टर में एप्पल्स उगाए हमने, है ना, अब एप्पल्स को कलेक्ट कौन करेगा? एप्पल्स को उगाता कौन है? फार्मर्स, राइट? फार्मर्स उगाते हैं। क्या कर रहे हैं वो? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना? उन एप्पल्स को कलेक्ट करके इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रक वाले करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो सर्विस सेक्टर वाले नहीं है, वो सर्विस सेक्टर वाले, सॉरी, वो टर्शियरी सेक्टर वाले लोग हैं, राइट? दे डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। गुड प्रोड्यूस नहीं कर रहे बट वो हेल्प जरूर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन क्लोथ्स आफ्टर फिनिशिंग वुड नीड टू बी, चलिए एग्जाम्पल, तुम हमारा एग्जाम्पल दे देना भाई साहब, एप्पल जूस वाला, वो भी तगड़ा है, ठीक है? जैसे कि ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी सेक्टर। जैसे अब मैं तुमको टीच कर रहा हूँ, तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी क्या एक सर्विस प्रोवाइड करना है। मैं तुमको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना? मेरी जो स्किल्स है मैं तुमको उसको उससे उसको सेल कर रहा हूँ। तो ये क्या है? ये एक सर्विस प्रोवाइड करना है। तो ये क्या है? सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, राइट? लेकिन क्या हम इसको कैलकुलेट करेंगे सर्विस सेक्टर के अंदर? एक्चुअल वे में नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई पैसा जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है? पैसा जनरेट नहीं हो रहा, तो ये प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो ये टर्शियरी सेक्टर के अंदर नहीं आएगा। बेसिकली तो ये टर्शियरी सेक्टर के अंदर आना चाहिए बिकॉज़ मैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना? और आएगा भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन तब आएगा, तब इसको कैलकुलेट किया जाएगा टर्शियरी सेक्टर के अंदर, जब मैं तुमसे पैसा पैसा इकट्ठा करूँगा, है ना? तब इसे यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर के अंदर माना जाएगा। अब इसे टर्शियरी सेक्टर के अंदर इसलिए नहीं माना जाएगा बिकॉज़ अब पैसा कलेक्ट नहीं हो रहा है, पैसे कलेक्ट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे मैं तुमको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? Service sector also includes some essential services that may not be directly help in production of goods. Service peoples like teachers, doctors, and those who provide personal services, उन सबको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. In recent times, certain new services based on information technologies such as an internet cafe, ATM booths, call centers, software companies are become important, have become important. ये सारे सर्विस सेक्टर्स के अंदर आते हैं, ये सारे टर्शियरी सेक्टर्स के अंदर आते हैं. ठीक है, उनको कैलकुलेट किया जाता है. तो हमने यहाँ पे 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. अब तीनों को कंपेयर भी कर लेते हैं, ठीक है? द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दे एम्प्लॉय ह्यूज वर्कफोर्स. अब देखो, प्राइमरी सेक्टर में तुम्हें गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, एप्पल उगाने हैं, तो उसके लिए लोग तो लगेंगे ना. ठीक है, लोग तो लगेंगे उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको प्रॉपर वाटर देने के लिए, है ना? उसको प्रॉपर्ली देखभाल करके एप्पल्स को उगाने के लिए, उनको कलेक्ट करने के लिए, उनको हार्वेस्ट करने के लिए लोगों की तो ज़रूरत पड़ेगी, फार्मर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद वहाँ से उठा कर के उन्हें इंडस्ट्रीज़ में पहुँचाना एप्पल्स को, उसके लिए हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगा, उसके लिए हमको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में वो जूस बनेगा वहाँ पे, ठीक है? उसे पैक किया जाएगा, वहाँ भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है? इंडस्ट्री से वो रिटेलर्स दुकानों में आएगा, मार्केट में आएगा, उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? ट्रक वालों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ भी क्या आएगा? वहाँ भी तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इट्स एन ह्यूज इट एम्प्लॉयज ह्यूज वर्कफोर्स। यहाँ काफ़ी सारे लोग काम करते हैं इन तीनों सेक्टर के अंदर, मतलब बहुत सारे लोगों की रोज़ी-रोटी है ये। To calculate how many people work in each sector individually and their individual production, economics suggests that the values of the final goods and services should be added together. अगर हमको निकालना है कि टोटल पब्लिक सेक्टर जो टर्शियरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है एंड सेकेंडरी सेक्टर है, इन तीनों सेक्टर्स में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, फिर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है और इससे हमारी कंट्री की ग्रोथ में कितना हेल्प मिल रहा है और हमारी कंट्री की ग्रोथ में कितना हेल्प हो रहा है और कंट्री किस तरह से ग्रो हो रही है। इसको निकालने के लिए हम लोग जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उन्हें का कैलकुलेशन करना पड़ेगा तीनों सेक्टर्स के अंदर। किस तरह से समझाता हूँ देखो। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन थ्री सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड इंडिविजुअली फर्स्ट एंड देन एडेड अप। क्या कह रहा है ये? यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जीडीपी का, ठीक है? जो तुमने बुक में देखा होगा, जीडीपी का कंसेप्ट आता है। जो कैसे निकलती है? जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन से निकलती है। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा फटाफट से, है ना? और तुम समझ समझ जाओगे। हमने एप्पल जूस का एग्जांपल लिया यहाँ पे, ठीक है? लेट्स सपोज हमने एप्पल ग्रो करे, ठीक है? लेट्स सपोज हमने एप्पल ग्रो करे। तो अब हमने यहाँ पे एप्पल जूस का एग्जांपल ले रहा है। तो एप्पल जूस में क्या-क्या चीज़ें आती है? ठीक है? सिर्फ एप्पल्स तो नहीं आते, राइट? एप्पल नहीं आता। सबसे पहली चीज़ तो एप्पल आएगी, एप्पल आएगी। हाँ, इंडस्ट्रीज़ में पहले हम लोग एप्पल लेंगे, उसके अंदर मिल्क को ऐड करेंगे, ठीक है? मिल्क को ऐड करेंगे, फिर उसके अंदर शुगर ऐड की जाएगी, ठीक है? एंड देन इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एप्पल का जूस बनेगा और उसे फिर पैकेज में यहाँ पे जो है पुट किया जाएगा। मतलब कि बॉटल्स में, कैन में, है ना? उसे पैक किया जाएगा, राइट? तो उनको भी इकट्ठा कर लो, ठीक है? तो ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? जिससे कुछ चीज़ें बन रही हैं। एक फाइनल गुड बन रहा है। फाइनल गुड वो गुड्स होते हैं जो तुम कंज़्यूम कर रहे हो। सिंपल इतना समझ लेना कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो होती हैं जो तुम कंज़्यूम कर रहे हो। तुम कंज़्यूम कर रहे हो। ठीक है? कोई बिज़नेसमैन कंज़्यूम नहीं कर रहा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कंज़्यूम नहीं कर रहा, तुम कंज़्यूम कर रहे हो, तुम्हें कंज़्यूमर कंज़्यूम कर रहा है। फाइनली जब तुम दुकान पे जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, तो वो फाइनल गुड्स है, वो फाइनल गुड्स है। अब उस सामान को बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, वो चीज़ें इंटरमीडिएट गुड्स हैं। चीज़ें मैंने कहा, ठीक है? गुड्स मैंने कहा। मैंने यहाँ पे सर्विसेज़ का काम नहीं लिया। मैंने यहाँ पे सर्विसेज़ का नाम नहीं लिया। मैंने यहाँ पे कहा कि जो चीज़ें यहाँ पे उस फाइनल गुड को, उस कुरकुरे के पैकेट को जो तुमने दुकान से खरीदा हुआ है ना? उसे बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, वो चीज़ें इंटरमीडिएट गुड्स हैं। है ना? वो चीज़ें इंटरमीडिएट गुड्स हैं। तो जब तुमको कैलकुलेट करना होता है, तो तुम लोग गुड्स एंड सर्विसेज़ जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज़ हैं, उनको टोटल ऐड अप करते हो। कैसे मैं तुमको समझाता हूँ एप्पल जूस के एग्ज़ाम्पल से ही। लेट्स सपोज़ एप्पल जूस जो तुमको मार्केट में मिल रहा है आज के टाइम पे, वो ₹20 का है। उसकी प्राइस कितनी है? ₹20, ठीक है? 1 सेकंड। उस एप्पल जूस की आज मार्केट प्राइस है ₹20। क्या आज तुम जाओगे मार्केट दुकान में, तुमको ₹20 में मिल जाएगा। ठीक है? अब उसको बनाने के लिए कितने रुपए लगे होंगे कंपनी को? उनको बनाने के लिए ₹10 के तो एप्पल लगे होंगे। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ₹10 के अच्छा याद नहीं रहा मुझे। ₹10 के उसको एप्पल लगे होंगे। उसके बाद ₹5 का दूध लगा होगा, है ना? और लेट्स सपोज़ ₹3 की चीनी लगी होगी। ठीक है? ऐसे उसने ₹18 में उस गुड्स को बनाया होगा। बाकी जो बचे हुए दो रुपए वो तो प्रॉफिट होता है उसको हटाओ, वो सारी चीज़ें समझनी नहीं है हमको, है ना? वो सारी चीज़ें समझनी नहीं है। इतना समझ लो कि ₹5 की शुगर थी, ₹5 का दूध था, वो ₹10 के एप्पल थे, है ना? इन सभी को मिला कर के यहाँ पे उसने एक गुड्स बना दिया। क्या? एप्पल जूस बना दिया। एप्पल जूस बनाया, ठीक है? अब उस एप्पल जूस कितने अब वो एप्पल जूस कितने रुपए का? ₹20 का। ठीक है? तो क्या हमारी नेशनल इनकम में, क्या हमारी जीडीपी के अंदर या फिर क्या हमने जितने गुड्स प्रोड्यूस करे इस सेक्टर के अंदर, उसको कैलकुलेट हम लोग इस पैसे से करेंगे या इस पैसे को कैलकुलेट करके करेंगे? तो इसका सही जवाब है इस इस गुड्स को क्यों? क्योंकि ये है फाइनल गुड्स। दिस आर द फाइनल गुड्स। ठीक है? जो फाइनली प्रोड्यूस हुआ है ना, उसके अंदर ये वाला पैसा एडेड है भाई। है ना? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर जो एप्पल जूस तुम खरीद रहे हो, उसके अंदर जो एप्पल बना था, जो शुगर थी, जो मिल्क थे, उस पैसे को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं और उस उन सभी चीज़ों के कैलकुलेशन या उन सभी चीज़ों का जो मिल्क है, शुगर है एंड फिर जो एप्पल है ना? उनका जो अमाउंट है, उसको हमने यहाँ पे एडेड है। उसकी जो वैल्यू है, वो इस फाइनल गुड एप्पल जूस के अंदर एडेड होती है। ठीक है? समझ में आया? ओके, ओके, ओके। यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं देखो, यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल लिया है।
Not every goods and services produced is counted in calculated out of each sector. Only final goods and services are been calculated. तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट किया जाता है, मतलब कि अगर दूध लिया तो दूध से आइसक्रीम बनती है। ठीक है, दूध से आइसक्रीम बनती है। दूध कितने का था? 3 लीटर का दूध था, 150 रुपए का। उससे तुमने आइसक्रीम कितने की बनाई? 500 रुपए की आइसक्रीम बनाई। 500 रुपए की आइसक्रीम बनाई। तो क्या क्या तुम्हारे जीडीपी के अंदर जब तुम कैलकुलेट करोगे, तब तुम 150 रुपए को भी कैलकुलेट करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 150 रुपए इसके अंदर एडेड है भाई। जो 150 रुपए हैं ये दूध के, है ना, वो दूध यहाँ पे आइसक्रीम बनाने के लिए काम करा हुआ है। ठीक है, और वो आइसक्रीम 500 रुपए की है, तो उस 500 रुपए की आइसक्रीम के अंदर वो दूध के 150 रुपए एडेड है, तो तुमको ऑलरेडी एडेड अगर है ना वो, तुमको फिर से उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है ना, तो फिर से उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो तुमको ऐड नहीं करना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स जो है ना, जो आइसक्रीम है, उसके उसको यहाँ पे ऐड करना होगा, उसकी वैल्यू को यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये फाइनल गुड है। क्यों? बिकॉज इसको तुम कंज्यूम कर रहे हो। आइसक्रीम से तुम आगे और क्या बनाओगे? कुछ नहीं बनाओगे। ठीक है, दूध से बना सकते हो आगे, है ना, लेकिन आइसक्रीम से कुछ बनाओगे? नहीं बनाओगे, उसको तो तुम डायरेक्टली फाइनली कंज्यूम कर रहे हो। राइट। वही है यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैंने तुमको जो भी पढ़ाया यार, सेम टू सेम वही है और कुछ नहीं है। ठीक है। अब हिस्टोरिकल चेंजेस इन द, अब हम थोड़े से चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें तुम याद रखना एक बात, कि टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ सबसे ज्यादा है। दैट्स इट। प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट द प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। स्टार्ट में बिकॉज तब के टाइम पे इतने बिजनेसेस या फिर इतने इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करते थे। तब लोग जो है यहाँ पे फिश खा करके, है ना, रॉ मटेरियल्स खा करके, बेसिकली फिश के मदद से, एग्रीकल्चर की बेसिस से वो चीजें ग्रो करते थे, एंड उसे वो डायरेक्टली कंज्यूम किया करते थे, है ना। उनसे अब पहले के टाइम पे ये चीजें नहीं हुआ करती थी, इंडस्ट्रीज बिजनेस नहीं हुआ करते थे। बेसिक सी बात है। कहने का मतलब ये है कि पहले लोग पैक वाले एप्पल जूसेस नहीं कंज्यूम करते थे। पहले लोग सीधे एप्पल उगा करके खा लेते थे। समझ आई? मोस्ट पीपल्स आर वेर एंगेज इन फार्मिंग एंड रिलाइड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर दैट लाइवलीहुड। पहले इतने बिजनेसेस नहीं हुआ करते थे, इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करते थे, है ना। अगर बिजनेसेस ही नहीं होंगे तो वहां पे काम करने के लिए मिलेगा नहीं। ठीक है, काम करने के लिए लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी नहीं, तो लोग क्या करेंगे? फार्मिंग ही करेंगे भाई, और क्या कर सकते हैं। As farming methods improved, agricultural productions increased significantly. The surplus food allowed people to explore other occupation instead of just farming. ठीक है, मतलब कि ज्यादा यहाँ पे जो है फार्मिंग में लोग घुस गए। अब लोगों को फार्मिंग से हट करके किसी और चीजों को भी ट्राई करने की जरूरत पड़ी। विथ मोर फूड अवेलेबिलिटी सम पीपल्स बिकम क्राफ्टमैन, कोई ट्रेडर्स बन गए, कोई मर्चेंट्स बन गए। बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि धीरे 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 वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। किस तरह से? लोगों ने अब फार्मिंग छोड़ करके यहाँ पे मर्चेंट बनने लग गए, ट्रेडर्स बनने लग गए। लोग उन्हीं प्रोडक्ट्स को जो लिए थे, उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं फार्मिंग के थ्रू, उसको सेल करने लगे। बाइंग सेलिंग स्टार्ट हुई, बिजनेस स्टार्ट हुए। ठीक है, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लगी। ठीक है। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। Second sector, with the introduction of new manufacturing methods, factories were established and began expanding rapidly. तो तुमको कहा कि पहले तो एग्रीकल्चर चलता था, लेकिन धीरे 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 इंडस्ट्रीज बढ़ी, है ना। लोगों ने यहाँ पे बाइंग सेलिंग स्टार्ट करी, है ना। लोग यहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट्स बनाते थे, गुड्स बनाते थे, उनको सेल कर देते थे, पैसे बाद में ले लेते थे उनके पास से। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, धीरे 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 यहाँ पे बिजनेसेस बनने लगे, बाइंग सेलिंग बढ़ने लगी, इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी, लोगों ने बिजनेस सेटअप करने लग गए, है ना। और ये यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर का काम है। Many farm workers shifted to factory jobs in large number as industries grew. पहले लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग करते थे। पहले के टाइम पे लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग करते थे। अब जैसे-जैसे इंडस्ट्री बनने लग गई, है ना? जैसे-जैसे अब हमें बिज़नेस बनने लगे, तो उससे क्या हुआ यहाँ पे इंडस्ट्री बनी, तो वहाँ पे काम करने के लिए लोग तो चाहिए, ठीक है? तो जो फार्मर्स थे, जो एग्रीकल्चर में काम करते थे, प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, अब वो वहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ गए। बिकॉज़ यहाँ पे पैसा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पे पैसा ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे फिक्स्ड काम है, फिक्स्ड पैसा है ना? और पूरी जॉब सिक्योरिटी है। और अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो ये वहाँ पे शिफ्ट हो गए, फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए। फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स बिकम्स पॉपुलर बिकॉज़ दे वेर चीपर एंड मोर ईज़िली अवेलेबल दैन हैंडमेड गुड्स। मतलब कि अब डायरेक्टली किसी चीज़ को कंज़्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? मार्केट में जाओ, वो चीज़ तुमको रेडीमेड मिल जाएगी, है ना? और वो ज़्यादा सस्ती भी मिलेगी तुमको, है ना? और ज़्यादा बेस्ट टेस्ट भी होगा उसका, अच्छा टेस्ट भी होगा। Over time, the secondary sector, as manufacturing sector, become the most important in terms of total production and employment. एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, मतलब कि यहाँ पे लोगों को रोजगार देने के चक्कर में सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट साबित हुआ। टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो इन पास्ट 100 years देयर हैज बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर्स टू द टर्शियरी सेक्टर्स। ठीक है, इन द डेवलप्ड कंट्रीज। क्यों टर्शियरी सेक्टर इतना ग्रो हो रहा है? रीजन बीइंग प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर खुद है इसके पीछे।
क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर दोनों सेक्टर टर्शियरी सेक्टर के बिना चल ही नहीं सकते। टर्शियरी सेक्टर के बिना इन दोनों सेक्टर्स का कुछ काम ही नहीं है। अदर देन दैट टर्शियरी सेक्टर में इस रीजन से ग्रोथ हुई बिकॉज़ ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस जैसे कि बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, है ना? और अदर फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है? और गवर्नमेंट तो उसको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करेगी ही करेगी। तो इस रीजन से टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ यहाँ पे रैपिडली देखने मिली है। The tertiary sector has become the most important in terms of total production and economic contribution. The most working peoples are now employed in the service-based jobs like banking, education, healthcare, IT. ठीक है? This shift is a common pattern in developed countries where industrialization is followed by the service-driven economies. ठीक है? देखो राइज हुआ है ये हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है देखो टर्शियरी सेक्टर पहले देखो ये ग्रीन में टर्शियरी सेक्टर था ये कुछ भी नहीं था और अब देखो कितना बढ़ चुका है ये कब का डेटा है 2013-14 right? Over the 40 years between 1973 and 2013-14, while production in all sectors have gradually increased, it has been increased the most in tertiary sector. The tertiary sector has emerged as the largest producing sectors in India, replacing the primary sector in 2013 and 2014. क्यों इतना ग्रो हुआ है? बिकॉज धीरे धीरे ना प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों ग्रो हो रहे हैं और जैसे जैसे दोनों सेक्टर्स ग्रो हो रहे हैं टर्शियरी सेक्टर इनसे ज्यादा ग्रो हो रहा है राइट reason for exploit growth in क्यों growth हो रही देखो in other all countries basic services like hospital education and all of these services जो है यहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है एसेंशियल और ये सारे सर्विसेज देखो ये सारे सर्विसेज है आर एसेंशियल द गवर्नमेंट हैव to take the responsibilities for the provision of these services in developed countries hence they are assured for every citizens तो कुछ इसमें समझाया कि जितने भी बेसिक सर्विसेज है बेसिक नेसेसिटीज है ये सारे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और बेसिक सी बात है गवर्नमेंट प्रोवाइड करी तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी करेगी ठीक है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं तो ये तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ करवा रहा है राइट तो सेकंड रीजन दूसरा रीजन इसका ये है कि इन द इज द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज तो कहा सेकंड रीजन इसका ये है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स बढ़ रहे हैं भाई साहब तो टर्शियरी सेक्टर तो ऑब्वियसली ग्रो होगा ही ठीक है ये भी तुमको समझा दिया मैंने फोर्थ ये है कि over the past decades or so certain new services such as those based on the information and communication technology has become more important and essential for the आईटी सेक्टर में टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्रोथ हुई है ठीक है और इस वजह से यहाँ पे मोर जॉब्स अवेलेबल हो गई है और ये इनडायरेक्टली टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ का कारण बना ठीक है नॉट ऑल द सर्विस सेक्टर्स इज ग्रोइंग इक्वली ठीक है सारे के सारे सर्विस सेक्टर्स यहाँ पे इक्वली ग्रो नहीं हो रहे एंड ऑब्वियस सी बात है ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ने के लिए ठीक है यहाँ से तुम्हारा कंसेप्ट निकलेगा अदर सेक्टर्स का जिस ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ठीक है सारे सर्विस सेक्टर्स ग्रो नहीं हो रहे सर्विस सेक्टर टर्शियरी सेक्टर ग्रो हो रहा है लेकिन टर्शियरी सेक्टर पूरी तरह से सारे सर्विस सेक्टर ग्रो नहीं हो रहे सभी वर्कर्स ग्रो नहीं हो रहे तुम यहाँ एक तरीके से देखो है किस तरह से जो जॉब्स करने वाले लोग हैं या फिर जो अच्छा काम करने वाले जॉब्स करने वाले लोग हैं, जो एजुकेशन में है, जो हेल्थ केयर में है, वो सारे कितनी तरह से अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। लेकिन व्हेयर एज़ वहाँ पे जो है ऑटो रिक्शाज़ वाले भी हैं, ठीक है? जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो भी सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑटो रिक्शाज़ पीपल्स, है ना? जो पुल आउट पीपल्स हैं, जो शू वर्कर्स हैं, शू क्लीनर्स हैं, ये सारे के सारे भी जो है यहाँ पे सर्विस सेक्टर वाले ही हैं, टर्शियरी सेक्टर वाले ही हैं। लेकिन उनकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? कि उनकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? उनकी वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है। बिकॉज़ वो अनऑर्गनाइज़ सेक्टर वाले हैं, ठीक है? और जो प्रॉपर जॉब करते हैं इन द आईटी सेल कंपनी या फिर कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं, एजुकेशन में, हेल्थ केयर के अंदर है, तो दे आर इन द ऑर्गनाइज्ड सेक्टर, राइट? उनको पढ़ेंगे व्हिच सेक्टर सर्विस सेक्टर इज़ ग्रोइंग, सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाइली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल्स, ठीक है? अब देखो जो एक वेयरहाउस है जहाँ पे ऑटो रिक्शा पीपल है या फिर शू क्लीनर है, वो तो एजुकेटेड नहीं है। ठीक है? और वो इंसान जो एक कॉर्पोरेट मज़दूर है, ठीक है? कॉर्पोरेट वर्कर है, तो वो तो एजुकेटेड है, राइट? Which service sector is not growing? Large part of the service sector that employs small shopkeepers, repair persons, transport persons, these persons barely manage to earn a living and yet they perform these services because no alternative options for the work is available for them. मतलब कि उनको ये करना ही पड़ेगा बिकॉज़ उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है? उनका घर पानी उनका घर इसी चीज़ से चलता है। ठीक है? डेली थोड़ी-थोड़ी अर्निंग होती है, उससे उनका घर चल रहा है, ठीक है? Even if we move a few people out, productions will not affect it in other ways. Workers in agriculture sectors are underdeveloped. देखो, देखो, तुमको मैं समझाता हूँ इसको ग्राफ की मदद से। आगे ग्राफ आएगा ना, होपफुली आएगा। नहीं आएगा, रुक जाओ। फिर देखो, यहाँ पे तुम्हारे कंसेप्ट निकलते हैं जिसको कहते हैं हम लोग अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट क्या होता है कि तुम जब अपनी बुक में देखोगे तुमको एक ग्राफ दिखेगा, जिसके अंदर जो है प्राइमरी सेक्टर ग्रो तो हो रहा है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर बहुत हाई है। मतलब कि प्राइमरी सेक्टर सबसे हाई है ना? उसके नीचे सर्विस सेक्टर है, उसके नीचे भी टर्शियरी सेक्टर तुमको दिखेगा।
तो प्राइवेट सेक्टर में इतना ग्रोथ क्यों है? मतलब प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इतनी क्यों है? प्राइवेट सेक्टर में लोग इतने क्यों हैं? जबकि ग्रोथ जो है वो तो टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हमने देखा कि ग्रोथ टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। सबसे हाईएस्ट ग्रोथ टर्शियरी सेक्टर में है। सबसे ज़्यादा पैसा टर्शियरी सेक्टर बना रहा है। लेकिन लोग सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में हैं। ऐसा क्यों? लोगों को काम नहीं करना? नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसा इस रीज़न से बिकॉज़ फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में लोग तो बहुत घुसे हुए हैं। लोग तो बहुत घुसे हुए हैं, वो लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, हाईएस्ट पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहे। दिस इज़ द रीज़न बीइंग प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर में। लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो रही बिकॉज़ वो 100% अपने एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहे, फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे। इसको हम कहते हैं अंडर डेवलप्ड, अंडर एम्प्लॉयड, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, इस कांसेप्ट को कहते हैं हम लोग अंडर एम्प्लॉयड, राइट? Why didn't a similar shift out of a primary sectors happen in the case of employment? ठीक है, अब क्यों हुआ देखो इसका रीजन तुमको, and it is not because not enough jobs were created in the second and tertiary sector. इस रीजन से प्राइमरी सेक्टर वहां पे शिफ्ट नहीं कर पाए, वो फार्मिंग में लगे रह गए। ठीक है, more than half of the workers in the country are working in the primary sector. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ओनली 1/6 ऑफ जीडीपी में जो है ये प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। In contrast of the secondary and tertiary sector produce the rest of the produce, whereas they employ less about half of the people. मतलब कि टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ या सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वहां पे लोग बहुत कम काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ तो हो रही है और प्राइमरी सेक्टर की ग्रो नहीं हो रही, राइट? इट दिस मीन्स दैट देयर आर मेनी पीपल्स इन द एग्रीकल्चर दैन इज नेसेसरी। मतलब वहां पे लोग बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा लोग हैं एग्रीकल्चर के अंदर जो कि इतने एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, बिकॉज़ इतने ज़्यादा लोग हो चुके हैं, अगर उन उन लोगों कुछ लोगों को हटा भी दोगे उसमें से, तो भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन के ऊपर। वो प्रोडक्शन उतना ही उसी लेवल पे चलता रहेगा। ठीक है, उसी लेवल पे चलता रहेगा जैसे कि अगर 40 यूनिट बन रहे हैं, ठीक है, 40 यूनिट्स बन रहे हैं और लोग वहाँ पे 100 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, 100 लोग काम कर रहे हैं और 40 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो उन 100 लोगों को अगर 100 लोगों में से अगर तुम 20 लोग निकाल भी देते हो, तो बचेंगे कितने 80 लोग। तो टेक्निकली तो ये जो 40 प्रोडक्ट बन रहे थे, उसमें से कम होने चाहिए, लेकिन नहीं 40 के 40 प्रोडक्ट्स भी बनेंगे फिर भी। तुम लोग निकाल ही दोगे फिर भी। समझ रहे हो? अब डिफरेंस क्या है तुमको अन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट के बीच में। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जहाँ पे कुछ काम ही नहीं मिल रही। नॉट एज अ सिचुएशन दैट वाज अ सिचुएशन वेयर द पर्सन इज विदाउट अ जॉब, जहाँ पे काम ही नहीं है उसके पास। जॉब ही नहीं है उसके पास। और अंडर एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जहाँ पे उसके पास जॉब है, लेकिन वो अपनी फुल कैपेबिलिटी पे काम नहीं कर पा रहा है एम्प्लॉय। प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल हमने देखा, है ना? ये जो है देयर इज ओनली वन टाइप, है ना? इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप व्हिच इज विजिबल एंड इनविजिबल। हाँ, जो कि हम देख सकते हैं, जो कि हम सेंस कर सकते हैं और जो कि हम सेंस नहीं कर पाएंगे। Main cause was a rise in the cost of productions, drop in aggregate demands, and change in technologies. And it is caused by the disparities, availabilities, chickadee. On small piece of lands, numerous peoples, sometimes even an entire family work. Their land efforts gets divided. No one in this family of laborers is fully employed. This is the situation of underemployment and where people are visibly working, but all of them work less than their potential only because there is only limited work available. क्यों? क्योंकि इतना सा लैंड है, उस पर अगर 10 लोग काम करेंगे, 10 लोग काम करेंगे, तो कैसे कर पाएंगे? है ना? मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, जैसे सपोज कर लो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, एक पेज पे तुमको एक ऐसे लिख के लाना है। ठीक है, ऐसे लिख के लाना है, लेकिन टीचर ने तुमको बोल दिया कि ये ऐसे जो एक पेज पे लिखना है ना, ये 40 बच्चे लिखेंगे। मतलब एक पेज का ऐसे 40 बच्चे लिखेंगे। तो मुझे बताओ, हर एक बच्चा एक एक लाइन भी अगर लिखेगा, एक एक लाइन भी अगर लिखेगा, तो भी उसका काम हो जाएगा, तो भी वो ऐसे बन जाएगा, राइट? तो भी वो ऐसे बन जाएगा। लेकिन जबकि वो एक पेज का ऐसे एक या दो बच्चे भी मिलके बना सकते थे। ठीक है, एक या दो बच्चे मिलके बना सकते थे, बट यहाँ पे 40 बच्चे मिलके बना रहे हैं। ठीक है, और हर एक बच्चा एक एक लाइन लिख रहा है। मतलब हर एक बच्चा अपनी फुल पोटेंशियल पे काम ही नहीं कर रहा, जबकि उसका फुल पोटेंशियल क्या है कि वो पूरे के पूरे पेज लिख सकता है, वो पूरा पेज अकेला भी लिख सकता है ना? लेकिन फिर भी लोग इतने ज्यादा हैं, बच्चे इतने ज्यादा हैं, 40 बच्चे हैं और सबको अपॉर्चुनिटी देनी है। इस रीजन से उसको सिर्फ एक ही लाइन लिखनी पड़ी, है ना? मतलब कि वो अपने 100% पोटेंशियल पे काम ही नहीं कर रहा है, और यही एग्जांपल है इसका। वाह, क्या एग्जांपल दिए। अब इससे ही कंसेप्ट निकलता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। यहाँ पे तुमको एक लक्ष्मी का एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारे बुक के अंदर, इसको पढ़ लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिस्गाइज्ड discussed unemployment and seasonal unemployment का। The people appears to be employed but are actually not employed। मतलब कि लगता है कि लोग एम्प्लॉयड है, दिखता है कि लोग एम्प्लॉयड है, लेकिन लोग एक्चुअली में एम्प्लॉयड ही नहीं।
ठीक है? इट इज़ सिचुएशन इन व्हिच पीपल्स आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग द सम पार्ट ऑफ द ईयर। सीज़नल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कुछ टाइम लोग यहाँ पे काम नहीं कर पाते, लोग जॉब नहीं ढूँढ पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फार्मर्स की एग्ज़ाम्पल ले लो फार्मर्स का, तो जो मेन उनका वक़्त होता है, जहाँ पे उनका कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे ग्रोइंग है उनके लैंड पे, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। बाकी का टाइम तो वो काम नहीं कर रहे होते, तो उस टाइम पे तो अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है? वहाँ पे उनके पास काम नहीं होता, तो उनको हम कहेंगे सीज़नल एम्प्लॉयमेंट है उसके पास, ठीक है? दिस यूजुअली हैपेंस अमंग्स फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ द सीज़नल कैरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चरल लेबरर्स फाइंड वर्क ओनली ड्यूरिंग द बिज़ी सीज़न्स एंड स्नोइंग हार्वेस्टिंग, ठीक है? तो ये तुमको एग्ज़ाम्पल्स 2 दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो ऑकर्स इन अर्बन एरियाज। अब जो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ये अर्बन एरियाज में भी हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं हो रहा है, ये अर्बन एरियाज के अंदर भी हो रहा है। कैसे देखो, thousands of the casual workers in the service sector search for daily employment as they lacks better opportunities। ठीक है, हमने देखा होगा सब कितने सारे लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? They work as in painters, plumbers, repair shops, and other odd jobs, but many of them don't get jobs every day. Similarly, many others in the service sectors, such as the street vendors, cart pushers, spend the whole day working but earns a very little. ठीक है? These workers struggle for stable income and often face uncertainties in employment. ठीक है, ठीक है. cert- Certain of more employment opportunities. Only the governments can help the citizens in creating more employment opportunities. यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ही हेल्प कर सकती है। ठीक है, हमने पिछले साइड में ये देखा, ये पढ़ा कि भाई साहब देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके पास स्किल्स या जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना? उनको काम ही नहीं मिल पा रहा है। वो वर्क नहीं कर पा रहे, इन द अर्बन एरियाज में भी काम नहीं मिल पा रहा है उनको। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, कार पुलर्स कर रहे हैं, है ना? बेसिक रिपेयर शॉप वाले लोग हैं, है ना? वो लोग इतना इनकम जनरेट नहीं कर पाए, वो बेसिक लिविंग के लिए सिर्फ पैसा कमा पाए, उनके पास इतनी इनकम ही जनरेट नहीं हो पाई। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेटर डैम्स, प्रोविजंस ऑफ सब्सिडाइज। देखो अभी यहाँ पे पढ़ना है कि गवर्नमेंट क्या क्या काम कर सकती है। सबसे पहली चीज़ तो अच्छे डैम्स बना सकते हैं, ठीक है? प्रॉपर फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, सीड प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इंस्टेंस, और रिड्यूसिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करो, ठीक है? फिर गवर्नमेंट जो है यहाँ पे रोड्स बेटर कंस्ट्रक्ट कर सकती है, स्टोरेज के लिए ज़्यादा जो है यहाँ पे स्टोरेज जनरेट कर सकती है, मतलब कि ज़्यादा यहाँ पे सामान ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ पे स्टोरेज के लिए कह सकते हो वेयर हाउस यहाँ पे जो है ऑक्यूपाई कर सकते हैं। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भाई, ठीक है? किस तरह से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो सकती है। फिर एक्सेस टू क्रेडिट, मतलब कि लोकल बैंक्स जो है यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वर्कर्स जो है नेसेसरी इनपुट्स के लिए उसे लोन यहाँ पे ले सकते हैं। मतलब कि जो वर्कर्स हैं वो कैन बाय नेसेसरी इनपुट्स फॉर देयर वर्क्स इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, राइट? Industries and service growth. Identifying, promoting, and locating industries and service growth in semi-rural areas can provide employment opportunities for a large number of unemployed people। मतलब कि देख सकते हैं कि क्यों नहीं यहाँ पे काम मिल पा रहा है और उस पर वर्क करके यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। Education and workforce in India, 60% of the population belongs to 5 to 29 की age groups, है ना? But only 51% attend education institutions। Improving education can help टैकल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों सबसे ज़्यादा है? बिकॉज़ लोगों के पास एजुकेशन ही नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं है, लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ठीक है? तो अगर इस तरह का काम चलेगा, इस तरह से सीन चलेगा इंडिया में, तो भाई साहब कहाँ से फिर जॉब्स क्रिएट हो पाएँगी, जहाँ से फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है? ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो इस रीज़न से नीति आयोग के हिसाब से, नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, है ना? व्हिच इज़ रेफर्स टू एज़ एन प्लानिंग कमीशन, एस्टिमेटेड दैट 20 लाख जॉब्स जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन सेक्टर के अंदर जनरेट की जा सकती है, नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से। Similar scopes can be created in health sector। Health sector के अंदर भी every state or region has the potential for increasing the opportunity of generate more income and gain employment in fields like tourism, healthcare, education, native sectors and the IT sector industries। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। अभी भी 20 लाख जॉब ऐसी है जो कि एजुकेशन सेक्टर में मिल सकती है ना? जॉब्स हैं, तुम्हें बस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी होगी, ठीक है? और इसी वजह से जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट्स ने, हमारी प्यारी गवर्नमेंट ने निकाला यहाँ पे, क्या निकाला? महात्मा गांधी एनरेगा। एनरेगा, ठीक है? एनरेगा निकाला गया, रिकॉग्नाइजिंग द नीड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन
The central government in India made a law implementing the right to work in about 625 districts of India और काफी यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ इस वजह से देखो पढ़ते हैं 2005 में इसको निकाला गया था ठीक है 2005 में अंडर मनरेगा all those who are not able to ठीक है all those who are not able to or are in need of and work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by the government मतलब कि गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा रूरल एरियाज के अंदर जो लोगों को काम नहीं मिल रहा 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ द गवर्नमेंट फेल्स और अगर गवर्नमेंट नहीं कर पाती है ठीक है तो क्या होगा वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी प्रोवाइड करेंगे मतलब कि पैसा प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए है ना दिस टाइप ऑफ वर्क्स दैट विल बी इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड ठीक है और इससे प्रोडक्शन में भी हेल्प होगी ठीक है वो लोग ज्यादा मिलेंगे ठीक है अब ये सारी चीजें होती क्यों है एक्चुअल में क्यों होती हैं सारी चीजें ये होती है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से मतलब कि जो हमारे शू वर्कर्स हैं रिपेयर शॉप वाले लोग हैं बेसिक जो छोटे काम करने वाले लोग हैं ठीक है ना छोटा काम नहीं होता मतलब कोई काम छोटा वोटा नहीं होता है ना जो बेसिक काम करने वाले लोग हैं जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है ना वो लोग सिर्फ अपनी लिविंग के लिए अपने एक दिन के रहने के लिए सिर्फ जितना पैसा जनरेट कर पा रहे हैं ठीक है वो क्यों हो रहा है वैसा है ना और वेल है जिसके पास प्रॉपर एजुकेशन है प्रॉपर सब कुछ उसके पास है एंड वो एक अच्छी जॉब कर रहा है ना एक सेक्टर में जॉब कर रहा है वो अच्छे से ठीक है तो उसके लिए लाइफ बेटर की होती है बिकॉज वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और वेयर एज जो रिपेयर शॉप वाला है ऑटो रिक्शा वाले हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं क्या होता है डिटेल में पढ़ते हैं आज ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे जॉब्स के बाद तुमको एक टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है रेगुलर होती है मतलब कि तुमको रेगुलरली काम करने मिलेगा ठीक है डेली तुम जाओगे डेली तुमको काम करने मिलेगा तुमको एक एश्योर्ड वर्क होगा कि तुमको ये काम करना है तुमको वही काम करना पड़ेगा ठीक है तुम लोग रजिस्टर्ड होगे अंडर द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट एंड आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स तुमको रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी बिकॉज तुम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक प्रॉपर सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो जहाँ पर सारी चीजें ऑर्गेनाइजली चलती है तो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से लॉ के हिसाब से तुमको यहाँ पे काम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट तुमको काम करना पड़ेगा है ना और यहाँ पे इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर तुमको एक सिक्योरिटी होती है अबाउट द एम्प्लॉयमेंट कि ऐसा नहीं है कि आज काम मिल गया कल काम नहीं मिलेगा या आज इतना पैसा जनरेट कर लिया कल पैसा जनरेट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल और फिर परसों और एक पैसा जनरेट कर लेंगे या फिर ऐसा भी नहीं होता कि वैसे तुमको अगले दिन निकाल दे जॉब से ठीक है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ऑल्सो वहां पे तुमको एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स काम करना होता है 9 to 5 तो 9 to 5 ही काम करना पड़ेगा ठीक है एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स काम होता है और तुमको उस हिसाब से यहाँ पे पेमेंट जो है मिलती है ठीक है हर महीने हर साल तुमको पेमेंट मिलती है they also have been several other benefits from the employers like मेडिकल लीव्स भी तुमको मिलती है फैसिलिटीज लाइक मेडिकल लीव्स तुम अगर बीमार हो तो तुमको लीव मिल जाएगी पेड लीव होती है ना तुमको हॉलीडेज एंजॉय करने मिलेंगे है ना प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है कि जो पीएफ क्रिएट किया जाता है मतलब जैसे जैसे तुम काम कर रहे हो जैसे तुम 5 साल काम करा तो 5 साल के लिए कंपनी तुम्हारी सैलरी से कुछ पैसा छोटा सा पैसा डिडक्ट करके तुम्हारे पीएफ में ऐड करती है ना और जब तुम 5 साल बाद रिटायर होगे तब तुम्हें वो पैसा मिल जाएगा वापस ठीक है एज एन प्रोविडेंट फंड पीएफ ग्रेटिट्यूड एक्सेट्रा राइट factory managers has to ensure facilities like drinking water and a safe working environment to his workers ठीक है फैक्ट्री ओनर्स को ये काम करना पड़ता है और फैक्ट्री ओनर क्या है फैक्ट्री कहाँ पे आती है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आती है दिस वर्कर्स गेट्स पेंशन अपॉन द रिटायरमेंट एज वेल मतलब कि प्रोविडेंट फंड्स this sector is called as organized because it is has some formal process and procedures some of these people may be self-employed and they are still registered themselves within the government and follow the rules and regulations follow करते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर में काम होता है प्रॉपर फिक्स्ड आवर्स होते हैं प्रॉपर यहाँ पे जो है वर्क क्या करना है वो पता होता है गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं है ना फिक्स्ड आवर्स काम करते हैं प्रॉपर पेमेंट मिलती है अदर फैसिलिटीज मिलती है मेडिकल लीव पेड लीव्स एंड वर्क सारी चीजें और सारी चीज जहाँ पे एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में चल रही होती है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और उसका ही अपोजिट होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा है कांता का तुम्हारी बुक में यहाँ पे कांता का एग्जांपल दिया हुआ है फॉर द ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अलग एग्जांपल क्या है रीड कर लेना तुम समझ में आएगा ठीक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर पूरी तरह से अलग पूरी तरह से फिक्स्ड आवर्स का टाइम नहीं होता यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं तुम्हें प्रोवाइड की जाती जो बेसिक नेसेसिटीज होती है तुम्हें नहीं मिलने वाली यहाँ पे है ना तुम्हें क्या काम करना है तुम्हें पता नहीं होगा तुम गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो ठीक है तुम्हारा जो वर्क है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड ही नहीं करता मतलब तुम्हारा आज पैसे कमाओगे कल कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे पता नहीं होता दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो कि खुद के लिए काम कर रहे हैं खुद रोज काम कर रहे हैं और खुद के लिए काम कर रहे हैं ठीक है जैसे लेबर्स होते हैं छोटे लेबर्स हैं वो सारे ठीक है the unorganized sector is classified by the small and scattered until these features of scattered units are largely outside the control of the government है ना मतलब कि हर जगह पे मतलब पूरी कंट्री पे बिखरे हुए हैं ठीक है फैले हुए हैं लोग हैं तो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर ये नहीं आते ठीक है ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ये लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड इन दिस सेक्टर्स
जॉब्स हियर आर लो पेड एंड ऑफ्टन नॉट रेगुलर। ठीक है, जॉब्स में जो सैलरी पे करी जाती है वो बहुत कम दी जाती है। ठीक है, अब लोगों को करना ही पड़ेगा लेबर्स को। ठीक है, वो हाई डिमांड भी नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है ना। वो पैसे कहाँ से कमाएंगे, बेसिक खाना उनको कहाँ से मिलेगा। जब उनको कुछ तो पैसा मिलेगा, है ना, तो जितना पैसा मिल रहा है उसमें खुश है वो, है ना, कुछ कितना भी पैसा मिल जाए बस मिल जाए। राइट, तो लो पेड होते हैं एंड ऑल्सो कभी कभार तो मिलता भी नहीं पैसा, कभी कभार तो पैसा भी नहीं मिल पाता। राइट, और उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो नहीं करते, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते मतलब फिक्स आवर्स ऑफ टाइम ही नहीं होता इसमें। इसमें ऐसा नहीं कि 9 to 5 काम करना पड़ेगा, 9 to 9 भी काम कर सकते हो या फिर पूरा दिन काम करना पड़ेगा, पूरी रात काम करना पड़ेगा, है ना। कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ना पेड लीव्स मिलती है, ना हॉलीडेज मिलते हैं, ना सिकनेस के लिए लीव मिलती है। तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, अगर तुम काम करोगे पैसा मिलेगा, नहीं काम करोगे तो निकल जाओ, ऐसा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, है ना। पीपल कैन बी फायर एनी टाइम, उनको कभी भी निकाला जा सकता है, वो तो भी उनके मालिक पे डिपेंड करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इज अ सीजनल अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें कमल का एग्जांपल दिया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। ठीक है, रीजंस व्हाई लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही सबसे ज्यादा लोग क्यों घुसे हुए हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इतना ज्यादा ग्रो क्यों हुआ है, इसका पीछे का रीजन क्या। बिकॉज की प्रॉपर एजुकेशन नहीं, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है लोगों के पास, तो एजुकेशन लेकर के प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज के साथ ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर सके। ठीक है, इस रीजन से वेरी स्लो एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। वही ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही जनरेट नहीं हो पाई जितनी जनरेट करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, जितनी जनरेट होनी चाहिए थी, है ना, जितना प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए था वो हुआ नहीं। और इस वजह से यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा ग्रो नहीं हो पाया और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा ग्रो हो गई, है ना। इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड बिकॉज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एक ऐसा पर्सन काम कर सकता है जिसको सब कुछ आता है, जिसका एजुकेशन है वो भी काम कर सकता है, जिसका एजुकेशन नहीं है वो भी काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए तुम्हारे पास प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, हाँ, प्रॉपर तुमको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तुम्हारे पास प्रॉपर स्किल होनी चाहिए उसमें। ठीक है, समझ लो। They adopted such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protects labor. यहाँ तुम्हें टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता, ऑर्गेनाइज सेक्टर में तुम्हें टैक्स पे करना पड़ता है। Workers in organized sectors are often exploited, not paid for fair wages, have merely salaries, irregular earnings, jobs not secure, no more benefits। जो मेरे ऊपर पड़ गया है वही सारी चीजें हैं इसके अंदर बताइए। Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector। 1990 से हम देखने पा रहे हैं कि भाई साहब ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स कम हो रही हैं, लोग को फायर किया जा रहा है। दिस वर्कर्स, अब रिसेंटली अमेजोन ने ले ऑफ किया, है ना, और बाकी और कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने वर्कर्स को निकाल दिया वहां से। ठीक है, ले ऑफ कर दिया। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर इसमें क्या, इससे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर कम हो रहा है। ठीक है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में घुस रहे हैं, है ना, जो कि सही नहीं है ना। और इस पे काम करने की बहुत ज्यादा नीड है। These workers are forced to take up jobs in the unorganized sectors with low earnings। अब उनको पास कोई ऑप्शन नहीं है रहने के लिए, हाँ, उनको मजबूरी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में घुसना पड़ेगा और वहां उनको काम करना पड़ेगा, भले उनको कम पैसा मिल रहा है लेकिन उनको पैसा मिल रहा है। राइट, hence besides the needs for more work, there is also a need for protection and support of these workers in unorganized sector। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर रूरल एरिया में सब यहाँ तो बहुत ही खराब हाल है। ठीक है, लेबर्स के साथ the unorganized sectors comprises landless agricultural labor, small and marginal farmers, sharecroppers and the artisans, ठीक है, in rural areas। ठीक है, almost 80%, 80% of the rural household in India are small and marginal farmers, है ना। और these farmers require support through the adequate facilities for timely delivery of seeds, है ना, मतलब बेसिकली जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। ठीक है, अराउंड 80% लोग ऐसे हैं जो कि रूरल एरियाज के अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर फार्मिंग का इक्विपमेंट्स नहीं है उनके पास, है ना, और अपॉर्चुनिटीज नहीं है उनके पास ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करने के लिए। राइट, तो उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में छोड़ करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली गलत है ना। तो ये गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। द अर्बन, अर्बन एरियाज के अंदर क्या काम है, ठीक है, अर्बन एरियाज के अंदर अर्बन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंप्राइजेस मेनली वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कैजुअल वर्कर्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो दिहाड़ी में काम कर रहे होते हैं ना वेजेस के ऊपर, वो, है ना, और ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग विद स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लॉक वर्कर्स। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये होती है जो अर्बन एरियाज के अंदर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले लोग हैं वो। These small scale industries also requires government support for procuring raw materials and marketing of output। मतलब कि अपने रॉ मटेरियल्स को इंक्रीज करने के लिए, है ना, और रॉ मटेरियल्स को सस्ता करने के लिए, प्रोडक्शन को सस्ता करने के लिए और अपने आउटपुट को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे हेल्प करना पड़ेगा गवर्नमेंट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री बात नहीं कर रही, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री।
इनको तुम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे इन द ग्लोबलाइजेशन चैप्टर, ठीक है? Unorganized sector urban areas, majority of the workers from the scheduled caste, tribes and backward communities for themselves in organized sectors, ठीक है? मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स कौन से होते हैं? जो बैकवर्ड एरियाज के लोग होते हैं, ठीक है? एससी, एसटी, ओबीसी वाले लोग, ठीक है? Besides irregulars and low paid workers, these workers also face social discriminations, ठीक है? अब उनको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। पहली बात तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ पैसा कम नहीं मिलता है या फिर सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी कम नहीं है। वहाँ पे इज्जत भी नहीं भाई, लोगों की इज्जत भी नहीं की जाती, है ना? वेजेस की, यहाँ पे जो वर्कर्स है, लेबरर्स हैं, उनकी यहाँ पे रिस्पेक्ट होती है। Protections and supports to unorganized sector workers is essential for the economic and social development. उनकी सपोर्ट करना पड़ेगा उन्हें, है ना? और कैजुअल वर्कर्स ऑफ रूरल एरियाज एज वेल एज अर्बन एरियाज नीड्स प्रोटेक्शंस, उनको सोशली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें इकोनॉमिकली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? किसको? गवर्नमेंट को करना पड़ेगा ये काम, ठीक है? और ये सारी चीजें एक मूल बेस बना दी थी। अब तक तुम्हारा बेस बना रहा था कि भाई साहब बता रहा था तुमको कि ये सारे काम करने पड़ेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, है ना? कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना? रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी उनकी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? अब हम सब जानते हैं कि किसको करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो अब हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि मतलब गवर्नमेंट किस तरह से करेगी और कैसे करना होगा गवर्नमेंट, ठीक है? लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में, और देखेंगे वैसे पब्लिक सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई दिस पब्लिक सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों होना चाहिए, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर नहीं क्यों होना चाहिए, और क्यों हमारी इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है? मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि जहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मिलकर काम करते हैं। The government owns most assets and provide essential services. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे यहाँ पे एसेट्स का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज, लैंड, लेबर, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें जो है होल्ड कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है? सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। द मेन एम इज टू नॉट अर्न प्रॉफिट्स बट टू सर्व द पब्लिक। गवर्नमेंट का मेन एम ये नहीं है कि उनको पैसा जनरेट करना है, उस पैसा तो बहुत है गवर्नमेंट के पास, उनको बस सर्विस प्रोवाइड करनी है, लोगों को बेटर सर्विसेज देनी है, बेटर एम्प्लॉयमेंट देनी है। The government raises money through taxes and other sources to cover expenses. मतलब कि अमीरों से टैक्सेस लेते हैं, है ना? और गरीबों को जो है यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, राइट? रेलवे, पोस्ट ऑफिस एंड अदर सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? जो कि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, ठीक है? हमको प्रॉफिट अर्न करना है, हमारा मेन काम प्रॉफिट अर्न करना है, लोगों की भलाई हमारा काम ही नहीं है ना? हम माल बेचेंगे, तुम खरीदोगे उसको, हमारे पास पैसा आएगा, हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, बस हो गया, हाँ? बाकी तुम्हारी हेल्पफुल नीड हो उसकी, हमें नहीं फर्क पड़ता। Assets and services are owned and managed with the private and companies, जैसे कि टाटा आयरन है, स्टील है ना? रिलायंस है, ये सारी चीजें क्या है? ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, ये प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर आते हैं। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, क्यों पब्लिक सेक्टर जरूरी है, क्यों पब्लिक सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चैप्टर खत्म होने वाला है सर, खत्म कब होने वाला है सर? देखो चैप्टर अराउंड 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड फिर हम लोग फिर प्रीवियस क्वेश्चन पे मूव करने वाले हैं विद अ ब्रेक, राइट? Public goods and services, there are many things needed by the societies as a whole that the private sectors cannot provide at a reasonable cost, ठीक है? मतलब कि लोगों को कुछ ऐसी बेसिक नेसेसिटीज की भी जरूरत है जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकते, उस वहां पे गवर्नमेंट की नीड पड़ेगी पड़ेगी। सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे हेल्थ केयर है, ठीक है? आज के टाइम पे अगर तुम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, है ना? और तुम अगर एक मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हो, ठीक है? और अगर तुम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो 1 से 1.5 लाख का बिल, 1 से 2 लाख का बिल तो कहीं नहीं गया भाई साहब। देखिए 1 से 2 लाख का बिल कहीं नहीं गया, और इतना पैसा नहीं प्रोवाइड कर सकते, इतना पैसा नहीं होता एक मिडिल क्लास के पास, एक लोअर मिडिल क्लास के पास, कि वो इतना बिल जो है यहाँ पे अफोर्ड कर सके, इतना पैसा अफोर्ड कर सके, ठीक है? और इस रीज़न से इस सेक्टर में या इस जगह पे गवर्नमेंट की नीड है ना? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की नीड है। जब गवर्नमेंट आएगी, घुसेगी इस सेक्टर के अंदर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाएगी, है ना? तो ये बेटर होगा बिकॉज़ वहाँ पे लो वेजेस में या फिर फ्री में जो है ट्रीटमेंट मिलता है ना? और ये मिडल क्लास लोगों के लिए और लो मिडल क्लास लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर तुम्हें यहाँ पे इसका रिलेवेंस जानना है, अगर तुम्हें जानना है कि मतलब क्यों ये ज़रूरी है, ये क्या सच में गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है? तो एक बार ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जाकर के आ जाना, बाहर से देख के आ जाना, तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों गवर्नमेंट का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। हाई कॉस्ट, ऑब्वियसली यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मनी जो है प्राइवेट सेक्टर वाले लेते हैं, ठीक है? लोगों से, तो इस रीज़न से गवर्नमेंट की का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। Private sector limitations, even if the private sector does not provide such services, they may charge high rates of for this use, ठीक है? वो काफ़ी हाई रेट्स जहाँ पे जो है तुमसे इकट्ठा करेंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब कि तुम कितने हो, क्या हो, उनसे बस तुमसे पैसा लेना है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो प्रॉफिट जनरेट करना है, उन्हें अपना प्रॉफिट जनरेट करना है, ठीक है?
बट गवर्नमेंट का मेन एम वो नहीं है, प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। Therefore, governments needs to undertake heavy spendings to ensure that these services or facilities are available for everyone। ठीक है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज हमने गवर्नमेंट को इलेक्ट इसी रीजन से करा हुआ है कि गवर्नमेंट हमको अच्छे फैसिलिटीज और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर डिपेंडेंसी, द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू प्रोडक्शन एंड बिजनेस अनलेस द गवर्नमेंट एनकरेजेस इट। मतलब कि अगर प्राइवेट सेक्टर पे दबाव नहीं बनाया गया कि प्रोडक्शन करो, तब तक वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे। हाँ, तब तक वो मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। Government's role, the government steps in the producing and supplying electricity at rates that industries can afford। मतलब कि अब जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटीज का जो सप्लाई करना होता है वो गवर्नमेंट हेल्प करती है उसमें। ठीक है, बिकॉज इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए अगर कोई प्राइवेट सेक्टर पे जाओगे ना भाई, तो लूट लेंगे, बिल्कुल लूट लेंगे, इंडस्ट्री वालों को भी लूट लेंगे। तो इस रीजन से गवर्नमेंट का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है ना। कॉस्ट बियरिंग, द गवर्नमेंट हैज टू बियर मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट टू एंश्योर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ दिस इंडस्ट्रीज, राइट। Developing infrastructure, the government needs to undertake heavy spending on the construction of roads, bridges, railways, harbors, and the generation of the electricities। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी यहाँ पे बिकॉज देखो, रोड्स बेटर बनाने ये कोई प्राइवेट बंदा नहीं करेगा, है ना। प्राइवेट बंदा अगर करेगा ना तो टोल का पैसा तुमको भाई साहब, तुम समझ जाओ कितना देना पड़ेगा तुम्हें पेट्रोल का पैसा। अगर एक प्राइवेट बंदा, प्राइवेट पार्टनर घुस गया तो, है ना, एक प्राइवेट कंपनी घुस गई रोड बनाने के लिए तो, है ना, इस वजह से ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। रेलवेज रेलवेज के आज के टिकट्स जो है काफी कम है ना। अगर तुम एक प्राइवेट बस वाले हो, है ना, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द बस, अगर तुम प्राइवेट बस से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसका टिकट का फेयर चेक कर लेना एक बार गूगल पे जाके। एंड सिमिलर, तुम थर्ड एसी का, ट्रेन का थर्ड एसी या सेकंड एसी का ट्रेन का टिकट का प्राइस चेक कर लेना। ठीक है, इंक्लूडिंग द मील, है ना, इंक्लूडिंग द मील, तुम चेक कर लेना। तुम्हें पैसा वहां पे कम मिलेगा, कहाँ पे, रेलवेज में। ठीक है, अगर तुम ट्रेन से जा रहे हो सेकेंड एसी या थर्ड एसी में, तो तुम्हें कम पैसा देना पड़ेगा कंपेयर टू तुम अगर एक बस से, एक प्राइवेट बस से जा रहे हो। ठीक है, तो यही तुम्हें बता रहा है कि वैसे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट क्यों इतनी जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट बेरिंग हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है इंडिया के अंदर, ऑब्वियसली डेवलपमेंट होगा। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, है ना, व्हिच इज प्रोवाइड्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एजुकेशन, जो मैंने एग्जांपल सबसे स्टार्टिंग में दिया। द गवर्नमेंट रिस्पांसिबल फॉर रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, स्पेशली एलिमेंट्री एजुकेशन। अब आज तक भी लोगों के पास एजुकेशन की कमी है। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लोग आज भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल ओपन नहीं है। वहाँ पे गवर्नमेंट को घुसना पड़ेगा एंड स्कूल जनरेट करने पड़ेंगे, और लोगों को एनकरेज करना पड़ेगा कि वो स्कूल ज्वाइन करें। प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन नहीं कर सकते, प्राइवेट स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइवेट स्कूल्स की एक महीने की फीस ही 5,000 से ज्यादा होगी भाई साहब, है ना, और इतनी तो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अगर किसी के 2 से 3 बच्चे हैं तो ऐसा खत्म, सीन हो गया, राइट। तो इस रीजन से यहाँ पे गवर्नमेंट को घुसना पड़ेगा इस सेक्टर के अंदर भी। फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, द गवर्नमेंट्स मस्ट ऑल्सो फोकस ऑन एस्पेक्ट्स लाइक द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अदर फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग फैसिलिटीज और एंश्योरिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। ये सारी चीजें भी गवर्नमेंट को यहाँ पे नजर मद्देनजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये कुछ डिटेल में दिया हुआ है, तुम चेक कर सकते हो। सपोर्ट टू द पुअरेस्ट एरिया, जो रूरल एरियाज हैं, जो पुअर पीपल एरियाज हैं, जो स्लम्स हैं, वहां पे जो है प्रॉपर सपोर्ट देना पड़ेगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, लोगों को एजुकेशन फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, प्रॉपर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, प्रॉपर अच्छे हाउसेस क्रिएट करके देने पड़ेंगे लोगों को। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, और इसी के साथ हमारे यहाँ पे चैप्टर समाप्त हुआ। चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म हुआ भाई साहब, चैप्टर खत्म हुआ। 2 स्लाइड्स लगी हमको और हमारा चैप्टर फाइनली खत्म हो चुका है। 1 घंटे का टाइम गया है, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा लेंथी था, तो इस रीजन से हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसमें गया है। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम अब इसके सीधे सीधे क्वेश्चंस पे मूव करने वाले हैं। ये रहा तुम्हारा पहला सवाल तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। फटाफट से इसका आंसर बताओ, हमने कितने क्वेश्चंस लेके आए हैं, आप कितने क्वेश्चंस लेके आए हो। तो अराउंड 26 क्वेश्चंस आज हमने यहाँ पे लेके आए हैं। तो आज हम 26 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। आज नहीं तो हम नहीं तुम, ठीक है ना। 26 क्वेश्चंस तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करने होंगे आज, ठीक है। फटाफट से पहला क्वेश्चन देखो, सीबीएसई 2023, अरे एकदम फ्रेश क्वेश्चन है। और इस चैप्टर बहुत इजी है, चैप्टर बहुत इजी है, बस उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। एक ही चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको बार बार घुमाया जाए। ठीक है, उसको ही नजर नजर रख देना, हो जाएगा। आ जाओ, पहला सवाल तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखो फटाफट से। विच ऑफ द
फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट हाईएस्ट इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री? ग्रोथ किससे सबसे ज्यादा है? एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात होती तो प्राइवेट सेक्टर को टिक मार देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कौन सबसे ज्यादा यहाँ पे जीडीपी में ग्रोथ करवा रहा है? तो ऑब्वियसली हमने टर्शियरी सेक्टर को देखा था, मैंने तुमको स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई साहब देखना, टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है। सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से सेक्टर में है? टर्शियरी सेक्टर में है। एंड सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में है? प्राइमरी सेक्टर में। क्यों है? बिकॉज वहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट है, राइट? तो पहला का आंसर बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारा यहाँ पे सी होने वाला है, राइट? अब नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल तुमसे कहता है, रुक जाओ, कि चूज द इनकरेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? सीबीएसई 2020 का सवाल है ना? मेल मैन टर्शियरी सेक्टर, फिशरमैन प्राइमरी सेक्टर, कारपेंटर प्राइमरी सेक्टर, बैंकर टर्शियरी सेक्टर। बैंकर टर्शियरी सेक्टर के अंदर आते हैं, हाँ जी बिल्कुल आता है। तो ये करेक्ट पेयर है, लेकिन हमको तो इनकरेक्ट पेयर बताना है। ठीक है, फिशरमैन प्राइमरी सेक्टर में आता है, बिल्कुल फिशिंग प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। टर्शियरी सेक्टर के अंदर मेल मैन आता है, जो कि डाकिया होता है, डाकिया सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी इसके अंदर आता है। बचा कौन सा ऑप्शन? ये वाला। ये नहीं आता, कारपेंटर प्राइमरी सेक्टर में थोड़ी आएगा। ठीक है, कारपेंटर तो वो वुड जो कि प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया है, उस वुड को वो प्रॉपर फर्निश करके उससे चेयर्स या फिर डोर्स बनाता है। कौन? कारपेंटर। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, ये एक सेकेंडरी सेक्टर का काम हुआ, राइट? तो ये प्राइमरी सेक्टर में नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। अगला सवाल तुमसे कहता है कि which of the following profession belongs to the tertiary sector of the economy? Which of the following professions belong to the tertiary sector of the economy? कौन सा ऐसा tertiary sector इसके अंदर? टीचर, बिल्कुल बिल्कुल टीचर। तो भाई साहब तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टीचर होगा। ठीक है, बिकॉज बाकी सारे तो नहीं है, तो टीचर होगा इसका आंसर। अच्छा, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड रुको, मैं इसको ना थोड़ा सा क्लोज कर देता, देखो, ले लो। अब क्वेश्चन तुम्हें आई होप नजर आ रहा होगा। If there is a disruption by the transporters and the lorries refuse to transport vegetables, milk from the rural areas to urban areas, food will become so scarce in urban areas, whereas farmers will be unable to sell these products. Which of the following sectors will be affected due to the situation of stated below? तो इसके जैसे कौन सा सेक्टर है जिस पे असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा? सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 अच्छे क्वेश्चन थे सैंपल पेपर में भाई साहब, मैंने बहुत बार बता दिया तुम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों सेक्टर्स की बात हो रही है, एक ध्यान नजर रखना, तीनों सेक्टर्स की यहाँ पे बात हो रही है। कौन से? इफ द डिस्ट्रप्शन विद द ट्रांसपोर्टर एंड लॉरीज रेफ्यूज टू ट्रांसपोर्ट वेजिटेबल्स, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन का काम आया, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, फ्रॉम द रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, फूड विल बिकम स्carce in the urban areas whereas farmers will be unable to sell their products, है ना? तो farmers unable to sell their products, प्राइवेट सेक्टर which is foreign sector will be affected due to status, है ना? और इस वजह से क्या होगा, मिल्क और वेजिटेबल अगर प्रोवाइड नहीं करेगा, हाँ, तो प्राइवेट सेक्टर का तो नुकसान है ही, टर्शियरी सेक्टर भी नहीं कर रहा तो टर्शियरी सेक्टर का भी नुकसान है। ठीक है, और उसके साथ अब सेकेंडरी सेक्टर का इसलिए बिकॉज उसको रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा है, राइट? तो यहाँ पे तीनों सेक्टर्स का नुकसान है, तीनों सेक्टर्स का यहाँ पे नुकसान होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सी इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। अब इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ क्या होगा? ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट? फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस, ट्रांसपोर्टिंग क्लोथ टू द वर्कशॉप। ये सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस में आएगा देखो, सबसे पहले चीज तो क्या सीक्वेंस होगा? ट्रांसपोर्टिंग क्लोथ्स टू वर्कशॉप, सेल इन द शॉप्स एंड शॉपकीपर्स, स्पिनिंग द yarn, वीविंग ऑफ द फैब्रिक्स। तो कौन सा ऐसा पहला होगा? सबसे पहला कौन सा आएगा? हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या प्रोडक्शन के लिए सीक्वेंस क्या होना चाहिए? स्पिनिंग द yarn। हाँ, जब तुम yarn को स्पिन करोगे तो पहला तो 3 आएगा, ठीक है, तीसरा आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको व्यू करेंगे, है ना? स्पिनिंग करी yarn की एंड देन वीविंग करें, तो ये पहला आएगा, ये सेकंड आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने डायरेक्ट सेल कर दिया शॉप में? नहीं, उसको हमने ट्रांसपोर्ट करा उसको वर्कशॉप के अंदर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करा वर्कशॉप के अंदर, तीसरा ये आएगा, और फिर बचा क्या? चौथा ये। ठीक है, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन लगा लगा तीसरा, सेकंड 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 हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए और होगा भी, राइट? बिल्कुल होना भी चाहिए और होगा भी। ठीक है, लो, आ जाओ नेक्स्ट सवाल। अंडर मनरेगा 2005, all of those who were able to and are in the need of works in the rural areas are guaranteed hundreds of employment in a year by the government. If the government fails in the duties, it will give government alliances to the peoples. Identify the right. कौन सा right है ये? ठीक है,
कौन सा राइट देने वाला है मनरेगा के हिसाब से? जब मनरेगा आया था तब गवर्नमेंट कौन सा राइट दे रही थी? ठीक है, क्या राइट दे रही थी गवर्नमेंट लोगों को? गवर्नमेंट टू राइट टू वर्क। बिल्कुल राइट टू वर्क इसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल राइट टू वर्क इसका आंसर होना चाहिए, बिकॉज मनरेगा का मेन एम क्या था? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लोगों को काम करने मिलना, ठीक है, ताकि लोगों को काम मिल सके। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल क्या हो? अगला सवाल देखो, सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? करेक्टली मैच बताया है। प्राइमरी सेक्टर, फ्लावर कल्टीवेटर्स, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर फ्लावर कल्टीवेटर्स। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन करेक्ट है यार। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है, ध्यान से करना। ध्यान से करना, क्वेश्चन बैंक का सवाल है। Sadia's teacher asked her question, है ना, केस बेस्ड है। Sadia's teacher asked her question, she answered, to which she answered मनरेगा 2005. What could be the question? मतलब कि शादिया की टीचर है, ठीक है, उन्होंने एक सवाल पूछा और शादिया ने उसका आंसर दिया मनरेगा 2005। अब क्वेश्चन क्या था वो बताओ आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि नेम ऑफ द एक्ट दैट वाज डिवाइस्ड टू इम्प्लीमेंट द राइट ऑफ वर्क, राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू एजुकेशन। राइट फॉर वर्क मनरेगा क्यों आया था? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, राइट टू वर्क के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल से बिल्कुल से। आसरेशन रीजन क्वेश्चन आ गया। आसरेशन रीजन क्वेश्चन आ चुका है। लो भाई साहब, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। आसरेशन क्या है? नॉट एवरी गुड्स सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड टू नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। ठीक है, हर एक को यहाँ पे हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। नॉट एवरी गुड्स सर्विसेज दैट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड, है ना, टू नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। क्या चीज की जरूरत है? इंटरमीडिएट गुड्स भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। आइसोलेशन एकदम ट्रू है, आइसोलेशन एकदम ट्रू है। ठीक है, बिकॉज सारे गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करने जो कि फाइनल गुड्स है, राइट। द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। ये भी हमने देखा कि फाइनल गुड्स जो है, जो एप्पल पैक जूस है, उसके अंदर एप्पल के प्राइसेस, मिल्क के प्राइसेस, शुगर के प्राइसेस एडेड होते हैं भाई साहब, राइट। तो ये यहाँ पे एसोसिएशन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन जो है यहाँ पे वो ज्यादा वैल्यू, ज्यादा कह सकते हो कि लॉजिक बना रहा है ऑब्वियसली एसोसिएशन से। तो रीजन ज्यादा वैल्यू बना रहा है, ज्यादा लॉजिक बना रहा है, तो इस रीजन से यहाँ पे ए इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अब देखते हैं हाउ इज जीडीपी कैलकुलेटेड। अब जीडीपी एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे की जाती है? How is GDP calculated? By adding the total value of the intermediate goods produced by all sector। नहीं, intermediate goods की बात हो ही नहीं सकती यहाँ पे। By subtracting the total value of the services by the value of final goods। नहीं। By adding the total value of all the primary sectors goods and services। नहीं, primary sector की सिर्फ नहीं, सारे sectors के होना चाहिए। By adding the total value of final goods and services produced by all sectors। सभी sectors ने बनाने चाहिए, goods and services produce होने चाहिए सभी sector के थ्रू, and उसी के साथ final goods होने चाहिए वो। बस तुम्हारा आंसर बन गया जीडीपी। ठीक है, डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। कब तक खत्म हो जाएगा सर? कब तक खत्म हो जाएगा? 10 मिनट। अरे दोस्तों मेरे को सिर्फ 10 मिनट दो। 10 मिनट, 10 मिनट खत्म कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन वे टू इंक्रीज द इनकम ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन इंडिया? इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, है ना, इनकम कैसे, जो मार्जिनल लोग हैं, जो कि गवर्नमेंट वाले लोग हैं, सॉरी फार्मर्स लोग हैं, उनकी कैसे तुम लोग यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो, है ना, बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज फॉर नॉन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। उनको क्यों सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है? एनकरेजिंग माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। नहीं, वो भी नहीं, है ना, बिकॉज रूरल एरियाज में काम मिल रहा है, राइट। सपोर्टिंग मार्जिनल फार्मर्स विद बेटर फैसिलिटीज फॉर सीड्स एंड वर्कर्स। ये तो गवर्नमेंट ये काम बिल्कुल कर सकती है ना, उनको सीड्स, है ना, और बाकी सीड्स हो गया, क्रेडिट हो गया, उनको बेटर फैसिलिटीज है, इरिगेशन फैसिलिटीज है, फर्टिलाइजर्स है, वो उनको प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि उनको हेल्प करेगा फॉर द फार्मिंग, राइट। राइट, बिल्कुल राइट। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अगला सवाल, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर इन द रिस्पेक्ट टू अनएम्प्लॉयमेंट? ऑर्गेनाइज सेक्टर का मेन एडवांटेज क्या है? ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की जो है, यहाँ पे नजर से देखोगे तो वेजेस आर फ्लेक्सिबल एंड इंडिपेंडेंट ऑन द मार्केट कंडीशन। बिल्कुल गलत सवाल। फिक्स वेजेस होता है। वर्कर्स हैव इरेगुलर वर्क शेड्यूल्स। नहीं, फिक्स्ड वर्क होता है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर विद एश्योर्ड वर्क थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला सवाल देखते हैं भाई साहब, आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। which of the following is an example of primary sector, tertiary sector? प्राइमरी एंड टर्शियरी सेक्टर का कौन सा एग्जांपल है? एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर बिल्कुल सही, बैंकिंग टर्शियरी सेक्टर है बिल्कुल सही। बिल्कुल सही भाई साहब, पहला ही ऑप्शन सही है। बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, बैंकिंग इज अ सर्विस प्रोवाइडर, बिकॉज वहां पे कोई
गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, राइट? तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना? और एग्रीकल्चर तो वैसे हम सब जानते ही हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है, राइट? तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, देन बात करते हैं व्हिच कम्युनिटीज जनरली फाइंड देमसेल्फ इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि एससी, एसटी, ओबीसी वाले लोग थे, वही सारे बैकवर्ड रीजन्स के लोग जो होते हैं, वही तो सिर्फ और सिर्फ अपने आपको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में पाते हैं, राइट? द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट अनप्रिविलेज्ड कम्युनिटीज, मतलब कि बैकवर्ड रीजन्स के कम्युनिटीज, जो एससी, एसटी, ओबीसीज हैं, वो पुअरेस्ट एंड द अनप्रिविलेज्ड, जिनका प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती, राइट? देन हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, सजेस्ट एनी वन वे टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया। अर्बन एरियाज में किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है? देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है मेरे को। ठीक है, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से सवाल ये साल बनेगा 2025 में, इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है पास्ट ट्रेंड्स में इन द सैम्पल क्वेश्चन पेपर। मैंने चेक किया है, मतलब जो पब्लिकेशन है वो भी, जो हाई पब्लिकेशन है, ओसवाल, एडवार्ड्स, दे आर ऑल्सो कोटिंग दिस क्वेश्चन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनेगा। ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज कैसे कर सकते हो? बाय इम्प्रूव लोकल एंड इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन। नहीं यार, यही होगा क्या? नहीं। बाय इम्प्रूविंग अदर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंक्रीज वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज, कोर्सेज क्यों इंक्रीज करना है? प्रमोट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन सिटीज, सिटीज में थोड़ी एग्रीकल्चर होता है, उसको कैसे प्रमोट करोगे? वहां से थोड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का क्या लॉजिक है? इम्प्रूव लोकल एंड इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन, है ना? यही होगा। तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है कहाँ पे? अर्बन एरियाज के अंदर, राइट? बिल्कुल राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में टर्शियरी सेक्टर का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्या इतना रोल है? वो बताओ भाई साहब। क्यों? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बोथ सेक्टर। नहीं, वो गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, टर्शियरी सेक्टर वाले सर्विस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा।